पार्किंसन डिजीज के लिए जो बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल है सर्जिकली, वो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित सिंह हूँ, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव से। आई एम चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी एट आर्टेमिस हॉस्पिटल। पार्किंसंस डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का एक अंग कांपता है, काम करने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, मरीज आगे झुक के चलने लगते हैं और उनके शरीर में अकड़ाहट आ जाती है। जब भी हम पार्किंसन डिजीज के पेशेंट को डीबीएस सर्जरी के लिए टेकअप करते हैं, एक हमारा बहुत ही क्लियर प्रोटोकॉल है। सबसे पहले मेरे कॉलीग डॉक्टर सुमित सिंह पेशेंट को स्क्रीन करके वेरीफाई करते हैं कि क्लिनिकली उनको पार्किंसन डिजीज का ही वो डायग्नोसिस बना रहे हैं। पेशेंट ने एडिक्वेट मेडिसिन ली हुई है, कम से कम 4-5 साल हो गए हैं पार्किंसन डिजीज के डायग्नोसिस होने के बाद, और अगर हम फील करते हैं कि हम मेडिसिन से और हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तब वो स्टेज आती है कि हम पेशेंट को डीबीएस सर्जरी के लिए एक कैंडिडेट या एक सही पेशेंट मानते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें मस्तिष्क के अंदर एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम डोपामिन बोलते हैं। किन्हीं कारणों से ये पदार्थ बनना बंद हो जाता है और एक दफा जब ये बनना बंद हो गया तो इसको दोबारा से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। We can't start it again to be produced inside the brain. उसकी कमी की वजह से ही ये परेशानियां होती हैं। जब ये बीमारी एक बार शुरू हो जाए तो इसको बंद करने का, कम करने का, रिवर्स करने का या जड़ से खत्म करने का पूरे विश्व में कोई प्रावधान नहीं है। बट एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें पार्किंसंस के रोगियों को ट्रीटमेंट के द्वारा एक पूरी तरीके से नॉर्मल और प्रोडक्टिव लाइफ लीड करने के लिए बड़े आराम से उनके साथ में ये काम किया जा सकता है। उसके बाद हम पेशेंट की डिटेल काउंसलिंग करते हैं, उनको अपनी डिजीज के बारे में बताते हैं, उनको फायदा नुकसान बताते हैं कि किस स्टेज पे उनको सर्जरी की जरूरत है और क्यों, कौन से सिम्टम है जो सर्जरी से उनको फायदा मिलेगा, कौन से सिम्टम ऐसे भी कुछ होते हैं जिनको सर्जरी से फायदा नहीं मिलता है। बहुत जरूरी है ये समझना कि पार्किंसंस से मिलती जुलती कई और बीमारियां होती हैं जिसमें मरीजों को लगता है बाहर से जैसे पार्किंसंस डिजीज है, परंतु वास्तविकता में उनको पार्किंसन प्लस सिंड्रोम्स होते हैं। प्लस का मतलब पार्किंसंस और साथ में प्लस। तो कुछ ऐसी बीमारियां जो देखने में पार्किंसंस लगे, बट वो बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें और भी कई ऐसे लक्षण होते हैं जो पार्किंसन रोग से मिलते जुलते नहीं होते। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ पार्किंसंस के रोगियों के लिए अच्छी प्रकार से उपलब्ध है, और जो ऑपरेशन करते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जिसे बोला जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पार्किंसंस के ही रोगियों के ऊपर किया जा सकता है। पार्किंसंस प्लस के रोगियों के ऊपर वो ऑपरेशन संभव नहीं है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे ट्रीटमेंट बढ़ता है, बदलता है, मॉडिफाई किया जाता है। जब बीमारी एडवांस्ड हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ डोपामिन एगोनिस्ट और माओबी इनहिबिटर से काम नहीं चलता। ऐसी सिचुएशन में लीवोडोपा नाम की दवाई को देना आवश्यक हो जाता है। लीवोडोपा के साथ में और भी कई दवाइयां दी जाती हैं जिससे मरीजों को फायदा होता है। आमतौर पर जब बीमारी शुरू होती है उसके बाद 5 से 6 साल, कभी कभी 7 साल, कभी कभी 10 साल तक मरीजों को दवाइयों से बहुत ही अच्छा फायदा होता है और कई दफा पार्किंसन के लक्षण पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जब लीवोडोपा या सिंडोपा स्टार्ट हो जाती है उसके बाद दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बीमारी से भी ज्यादा एडवांस्ड हो जाते हैं। जब लीवोडोपा के साइड इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं तब हम उनको मोटर फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। मोटर फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है कि दवाई का असर कभी तो मरीज को बहुत ही अच्छा आएगा और कभी बिल्कुल नहीं आएगा। कभी दवाई का असर जो पहले 4 से 6 घंटे तक रहता था वो 2 से 3 घंटे तक ही रह जाएगा। कभी ऐसा भी होगा कि दवाई का असर थोड़ी देर के लिए आएगा और फिर एकदम से बंद हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी दवाई को लेने के बाद शरीर में अत्यधिक मूवमेंट्स होने लगते हैं जिसे हम डिस्काइनेसिया बोलते हैं। आमतौर पर पार्किंसंस के रोगियों को जो कंपन होता है वो इस प्रकार का होता है जैसे वो कोई माला जप रहे हों या कोई ढोलक बजा रहे हों, जिसे हम ड्रम बीटिंग ट्रेमर्स या पिल रोलिंग ट्रेमर्स बोलते हैं। बट जब बीमारी एडवांस्ड हो जाती है और लीवोडोपा के साइड इफेक्ट्स आने प्रारंभ होते हैं उस टाइम पे बॉडी इस प्रकार से एक तांडव सा करने लगता है जिसे हम डिस्काइनेसिया बोलते हैं। तो जब मरीज को डिस्काइनेसिया आने लगे, जब उसकी दवाई का असर अनप्रेडिक्टेबल हो जाए,
जब ऐसा लगे कि दवाइयों का असर तुरंत एकदम से खत्म हो गया, जैसे एक बत्ती का स्विच ऑफ कर दिया हो आपने, ऐसी स्थिति में मरीज को ऑपरेशन की जरूरत होती है। इस ऑपरेशन को हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी बोलते हैं। तो एक बार काउंसलिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग पेशेंट का एक स्पेशल एमआरआई करवाते हैं, जिसको डीबीएस प्रोटोकॉल एमआरआई कहते हैं, और हम ये प्रेफर करते हैं कि एमआरआई सर्जरी की डेट के विदिन 2 वीक्स होना चाहिए। और एमआरआई करवाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम पेशेंट का प्री एनेस्थीसिया चेकअप कराते हैं, जिसमें उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी पुरानी जो बीमारियां हैं, उनकी एज को रिलेटेड कुछ जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कंप्लीट किए जाते हैं। जब पेशेंट हमारे पास डीबीएस सर्जरी के लिए एडमिट होते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि उनका ऑन फेज और ऑफ फेज में हम एक वीडियो कैप्चर करते हैं। उनकी रिव्यू प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट होती है, जहां पे हमारे एनेस्थीसिया टीम के एक टीम मेंबर दोबारा से सारे टेस्ट रिव्यू करते हैं और हमें गो अहेड देते हैं कि हम सर्जरी के लिए अगले दिन प्रोसीड कर सकते हैं। एक रात पहले हम लास्ट डोज पार्किंसन की दवाइयों की देते हैं, तकरीबन 8 या 9 बजे। इसके बाद हम कोई दवाई नहीं देते हैं सर्जरी के टाइम तक, और आमतौर पे पेशेंट को हम कहते हैं कि 10 या 11 बजे के बाद वो कुछ ना खाएं और इनफैक्ट पानी भी ना पिएं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी में मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म तार डालकर उसमें विद्युतीय करंटें प्रवाहित की जाती हैं, और उसको हम एक बैटरी, जो कि एक पेसमेकर वाली बैटरी होती है, उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। इस बैटरी को हम बाहर से रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा मॉड्यूलेट कर सकते हैं। सर्जरी वाले दिन मॉर्निंग में हम पेशेंट का सिर पे फ्रेम माउंट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, और ये एक प्रोसेस है जो जिसमें हार्डली 10-15 मिनट का टाइम लगता है। 4 पॉइंट्स पे हम लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, 2 पॉइंट्स आगे और 2 पॉइंट्स पीछे। इसके बाद एक खास मेटल का ये फ्रेम होता है जो हम हेड पे फिक्स करते हैं, और इसका पर्पस ये होता है कि जब हम फ्रेम के साथ सीटी स्कैन लेते हैं तो हम ब्रेन के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिराइव कर सकते हैं, और वहां पे हम पहुंच के वहां पे हम इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि डीबीएस सर्जरी का बेसिक स्टेप है। फ्रेम लगाने के बाद हम पेशेंट का सीटी स्कैन करते हैं, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे का टाइम हमको चाहिए होता है प्लानिंग करने के लिए, जिसमें हम अराइव करते हैं कि हम होल एग्जैक्टली कहाँ पे बनाएंगे, वहां से जो वायर है वो एग्जैक्टली सबथैलेमिक न्यूक्लियस में किस डायरेक्शन में, किस एंगल से पहुंचेगी, उसके रास्ते में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर तो नहीं है जो हम पास करेंगे, कोई ऐसी ब्लड वेसल तो नहीं है जिसको हमें अवॉइड करना है कि लीड ब्लड वेसल के पास से नहीं जाए। तो ये सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसमें हमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। जब हमारा प्लानिंग कंप्लीट होता है तो हम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को शिफ्ट कराते हैं। पेशेंट फुली कॉन्शियस होते हैं, हम उनके लिए कंफर्टेबल पोजीशन बनाते हैं, जो ऑपरेशन टेबल है उसको ऑलमोस्ट एक चेयर की शेप में हम लाते हैं, और सेमी सिटिंग रिक्लाइनिंग टाइप की पोजीशन हम पेशेंट के लिए बनाते हैं, जिससे पेशेंट हमारे साथ पूरे उन 4-5 घंटे के लिए कंफर्टेबल रहें। इसके बाद जो पेशेंट का स्कैल्प है, हम प्रेफर करते हैं कि हम फुल हेड शेविंग करें, पर जो पेशेंट हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सिर्फ लिमिटेड हेयर शेविंग चाहते हैं डीबीएस सर्जरी के लिए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद स्किन की प्रेपरेशन होती है, उसके बाद हम स्टेराइल ड्रेप्स हेड के ऊपर लगाते हैं, बट पेशेंट का व्यूइंग का एरिया और ब्रीदिंग का एरिया हम ओपन रखते हैं, जिससे पेशेंट को कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं हो। इसके बाद जब हम स्किन क्लीनिंग, प्रेपरेशन, ड्रेपिंग सब कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा उन 2 पॉइंट्स पे हम लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं, जहां पे हम छोटा 2 सेंटीमीटर का इंसिजन दोनों साइड बनाते हैं, और वहां पे फिर हम लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट देने के बाद जब हम इंसिजन देते हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे हम 18 मिलीमीटर का होल दोनों साइड में बोन में बनाते हैं। होल बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम स्पेशल रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स एग्जैक्टली उस पॉइंट तक डालते हैं जहां पे हमें जाना है, और ब्रेन के जिस एरिया को सबथैलेमिक न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि टारगेट है हमारी इलेक्ट्रोड्स के लिए। जब इलेक्ट्रोड वहां तक पहुंचती है तो हमें माइक्रो इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग में एक बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिग्नल दिखाई देता है, जो हमें बताता है कि हम सबथैलेमिक न्यूक्लियस में हैं। जब हमारा सिग्नल कंफर्म करता है कि हम सबथैलेमिक न्यूक्लियस में हैं, उस टाइम पे डॉक्टर सुमित ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, और वो पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। तो सेम इलेक्ट्रोड से हम सेम उतना स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट डालते हैं जो कि पेसमेकर डालता है, और डॉक्टर सुमित उस पेशेंट में इमीडिएट इफेक्ट असेस करते हैं ऑन द टेबल।
तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि सर्जरी के पिछले दिन शाम को हम लास्ट डोज देते हैं पार्किंसन की मेडिसिन की, और आप समझ सकते हैं जब हम अगले दिन सुबह 10 या 11 बजे पेशेंट को ओटी में असेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट 10 या 12 घंटे के बाद, तो पेशेंट हमारे पास कंप्लीटली ऑफ फेज में होते हैं। पर जब हम रिकॉर्डिंग स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं, जैसा कि पेसमेकर बाद में करेगा, तो हमें एक इमीडिएट इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। अब जब ये कंफर्म हो जाता है कि हम सही जगह पे हैं और हमें अच्छा इफेक्ट मिल रहा है, तो उसी जगह पे हम फाइनल लीड डाल देते हैं, जो कि बाद में पेसमेकर से कनेक्टेड रहेगी। इसके बाद यही प्रोसेस हम दूसरी साइड रिपीट करते हैं, और ऑपरेशन का एक जो फर्स्ट हाफ है वो कंप्लीट होता है जब हम पेशेंट के दोनों साइड में इलेक्ट्रोड डाल चुके होते हैं। ऑपरेशन में जो बैटरी है वो दो प्रकार की होती है, एक रिचार्जेबल, एक नॉन रिचार्जेबल। जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी है वो 4 से 5 साल चलती है, और जो रिचार्जेबल बैटरी है वो 12 से 14 साल तक चलती है। एक बार जब इलेक्ट्रोड्स डल चुकी होती हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन को चेक करते हैं। हमारे पास एक एडवांस इक्विपमेंट है जिसको हम ओ आर्म कहते हैं। सो ओ आर्म मशीन में हम पेशेंट का स्कैन करते हैं। ये इंट्राऑप एक्सरे की तरह पर ज्यादा एडवांस्ड है। ये 5 मिनट के अंदर अंदर एक सीटी स्कैन की तरह फोटो हमें देता है, जो हमें बताता है कि हमारी लीड किस पोजीशन में है। इस सेट ऑफ इमेजेस को हम प्लानिंग इमेजेस से फ्यूज करके ये पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली हमारी लीड की पोजीशन, डायरेक्शन और जो जहां पे लीड एंड कर रही है वो एग्जैक्टली वो है जैसे हमने प्लानिंग में किया था। इस कंफर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में कर देते हैं। तो एक बार जब हमारे एनेस्थीसिया कॉलीग पेशेंट को फ्रेम हटाने के बाद कंप्लीटली एनेस्थीसिया में कर देते हैं, उसके बाद हम शोल्डर ब्लेड के नीचे यहाँ पे एक इंसिजन बनाते हैं, जहाँ पे फाइनली हम पेसमेकर को प्लेस करते हैं। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से हम स्किन के नीचे से एक टनल बनाते हैं, जिससे ऊपर जो हमने वायर्स प्लेस करी थी उनको अब हम इस इंसिजन से अंदर स्किन के नीचे से लाते हैं, और उसके बाद पेसमेकर से कनेक्ट करके उसकी इंपीडेंस और इलेक्ट्रॉनिक चेक करने के बाद उसको पेसमेकर को हम वहां प्लेस कर देते हैं, और उसके ऊपर का स्किन हम क्लोज कर देते हैं। तो ऐसा करने से जो 2 वायर्स हमने डाली थी वो पेसमेकर से कनेक्टेड और चेक्ड रहती हैं, और ये सारी असेंबली स्किन के नीचे रहती है। तो इसके साथ ही डीबीएस का सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। हम ये जानते हैं कि जब हमने प्रॉपरली मरीज को सेलेक्ट किया और उसको हमने बड़े अच्छे प्रकार से एक टीम वर्क के थ्रू ऑपरेट किया, तो ट्रेमर्स लगभग 90 से 95% तक ठीक हो जाएंगे। बॉडी की अकड़ाहट जो है वो 80 से 85%, स्लोनेस जो है वो 70 से 80% तक ठीक हो जाएगी, और जो डिस्काइनेसिया जो मैंने आपको बताए थे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जिन मरीजों को सिर्फ स्पीच की प्रॉब्लम हो, जिन मरीजों को चलने फिरने में, वॉकिंग में मेन प्रॉब्लम हो, जैसे कभी कभी मरीज चलते चलते जम जाते हैं, जैसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं, तो यदि मरीज को फ्रीजिंग हो तो ऐसे मरीजों में दवाइयों का फायदा उतना अच्छा नहीं होता, और ना ही उसमें ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है या फायदेमंद होता है। तो मरीज वो जिनको पार्किंसंस हो, जिनको पार्किंसंस का रोग 5 से 6 साल से परेशान कर रहा हो, जिनको लीवोडोपा चल रही हो और शुरुआती दौर में लीवोडोपा का इफेक्ट बहुत अच्छा आया हो, और बाद में चल के लीवोडोपा के साइड इफेक्ट्स बहुत प्रॉम्प्ट होने लगे हों, बहुत सिग्निफिकेंट होने लगे हों, वही मरीज हैं जिनके ऊपर डीप ब्रेन सर्जरी की जा सकती है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। वो मरीज जिनको पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम है, वो मरीज जिनको बहुत सीवियर मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, वो मरीज जिनको एंड स्टेज कैंसर या बहुत एडवांस्ड किडनी या लिवर डिजीज है, या कोई ऐसी बीमारी है जिससे उनका बचा हुआ जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला, या ऐसा मरीज जिसको दवाइयों का बिल्कुल ही फायदा ना हुआ हो, ऐसे मरीजों में हम ऑपरेशन नहीं करते हैं। सो डीबीएस सर्जरी कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को एनेस्थीसिया से निकाला जाता है, और जब पेशेंट फुली कॉन्शियस हो जाता है तो उनको ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन के लिए हम न्यूरो आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। न्यूरो आईसीयू में उनकी सेम डे 6 घंटे के बाद मेडिसिन रीस्टार्ट हो जाती हैं स्मॉल डोज में, और ऑपरेशन थिएटर के बाद आईसीयू में जो हम रखते हैं ओवरनाइट, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम एक सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन में हमारी दोबारा से लीड की पोजीशन की कंफर्मेशन हो जाती है, और साथ में हमें पता चलता है कि बाय एनी चांस ब्रेन में कोई ब्लड का स्पॉट या कोई ब्लीडिंग किसी तरह की तो नहीं है।
इसके बाद पेशेंट को हम रूम में शिफ्ट कर देते हैं और पेशेंट जब रूम में शिफ्ट होते हैं तो उनका उठना बैठना चलना खाना पीना सब स्टार्ट हो जाता है। हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हम सर्जरी के फर्स्ट डे या सेकेंड डे ही पेसमेकर को स्विच ऑन कर देते हैं और इसके बाद का जो प्रोसेस है जो कि डॉक्टर सुमित और उनकी टीम के अंडर डायरेक्टली होता है, बेसिक प्रोसेस ये रहता है कि धीरे धीरे करंट का स्टिमुलेशन बढ़ता रहता है और धीरे धीरे पेशेंट की पार्किंसन मेडिसिन रिड्यूस होती रहती है। आमतौर पे डीबीएस सर्जरी के बाद टोटल 5 डेज के स्टे के बाद पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं और पेशेंट अपने घर जा सकते हैं। फिर वो हमारे पास हर दूसरे या तीसरे दिन ड्रेसिंग चेंज करवाने के लिए आते हैं और सर्जरी के 9th डे हम जो स्टिचेस हैं उनको रिमूव करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में, जिसको हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें टीम वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक ऐसा डॉक्टर या ऐसा न्यूरोलॉजिस्ट जिसका मुख्य इंटरेस्ट पार्किंसंस डिजीज या उससे मिलती जुलती बीमारियों पे हो, एक ऐसा सर्जन जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो, एक ऐसा नर्स जो कि पार्किंसंस डिजीज के लोगों को ठीक तरीके से समझ सके, उनसे बात कर सके, उन्हें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या उसके बाद के होने वाली प्रॉब्लम से अवगत करा सके, एक साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छा एनेस्थेटिस्ट और एक बहुत अच्छी आईसीयू केयर। जब तक ये टीम अच्छी प्रकार से उपलब्ध ना हो तब तक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता।